नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाओं के तहत विल, शैल और वुड। ये तीन क्रियाएं काफी महत्व की है। वैसे तो एक सहायक क्रिया बहुत काम की है और आपने पिछली 3 वीडियो क्लासेस में सहायक क्रियाएं सीखी हैं। आज हम लेकर आए हैं विल और शैल और इनका एक खास महत्व है। अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी समस्या है और वो ये है कि इसमें क्रिया में खुद में फ्यूचर टेंस नहीं होता। उदाहरण के लिए आप हिंदी में देखें, जैसे ही आप शब्द सुनते हैं जाता, तो आपको जाता देख के लगता है कि ये वर्तमान का होना चाहिए। अगर आप सुने गया तो गया सुनकर आपको लगता है कि पास्ट टेंस का होना चाहिए। अगर आप कहें या सुने किसी से जाएगा तो वर्ब में ही गा देखते ही आपको लगता है कि ये फ्यूचर की बात है। पर हमारी अंग्रेजी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे गो देखा तो लग जाता है वर्तमान का है, वेंट देखा तो लग जाता है कि ये पास्ट टेंस का है, पर ऐसा कोई वर्ब का रूप नहीं है जो फ्यूचर टेंस को बताता हो। तो चूंकि अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस वाली वर्ब होती ही नहीं है, इसलिए फ्यूचर के लिए हमें किसी वर्ब की सहायता लगती है और वो वर्ब है विल, शैल, वुड। ये तीन क्रियाएं हमारी फ्यूचर में मदद करती है। कैसे? इनके थोड़े अलग अलग उपयोग हैं, अलग अलग इनके इस्तेमाल हैं, इनके कुछ अंतर हैं, उनको हम जानें। फ्यूचर टेंस दर्शाने के लिए हम विल और शैल का इस्तेमाल मोटे तौर पर करते हैं। पर हुआ क्या कि चलते चलते वक्त के साथ चीजें सरल होती गई और पहले जैसा नियम था कि आई के साथ और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे, ये सब अंतर धीरे धीरे मिटते गए। आज हम सबके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं और बगैर किसी तकलीफ के करते हैं। इसलिए शैल अब किसी खास प्रयोग के लिए रह गया है। जब हम कोई प्रस्ताव करते हैं तो शैल का उपयोग करते हैं। जैसे हम प्रस्ताव करते हैं अब चलें क्या, तो हम अंग्रेजी में पूछते हैं शैल वी मूव, शैल वी गो। अब हम भोजन कर लें क्या, तो हम पूछते हैं शैल वी हैव फूड, शैल वी हैव लंच। इस तरह से शैल को कुछ प्रस्ताव रखने के लिए या कोई बात पूछने के लिए हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो शैल तो आप एक तरफ रख दीजिए। फ्यूचर के लिए 90% से भी ज्यादा, मैं सच कहूं तो 99% केसेस में आप विल का इस्तेमाल करते हैं। पर मजेदार बात यह है कि विल का इस्तेमाल भी पता नहीं लगता हुआ या नहीं हुआ। ये कैसे, मैं आपको पहले विल बता दूं फिर बताता हूं किस तरह से विल भी गायब हो जाता है। देखिए, एक वाक्य है कि हम कल टिकट्स खरीदेंगे। हमें कोई शो देखने जाना है और उसका टिकट खरीदना है। तो हमने कहा वी विल बाय टिकट्स टुमारो। कल हम टिकट्स खरीदेंगे। अगर हमने किसी से कहा कि तुम खरीदोगे तो हम कहेंगे यू विल बाय टिकट्स टुमारो, तुम कल टिकट्स खरीदोगे। अब इसका बोलचाल वाला वर्जन जो है वो न तो यू विल है, न आई विल है, न वी विल है। बोलचाल में लोग बोलते हैं आई विल बाय टिकट्स टुमारो, यू विल बाय टिकट्स टुमारो, ही विल बाय टिकट्स टुमारो। ही विल, यू विल, आई विल, यानी एपोस्ट्रोफी डबल एल ये विल का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि शैल के आखिर में भी डबल एल आता है और विल के आखिर में भी डबल एल आता है। तो यही समझ लीजिए आप कि फ्यूचर बताने के लिए हम एपोस्ट्रोफी डबल एल की सहायता लेते हैं, जिसका मतलब होता है विल। जैसे हमने किसी से कहा कि तुम उसे दुख नहीं पहुंचाओगे, तो या तुम उसे दुख पहुंचाओगे, पहले हम अफर्मेटिव वाक्य लेते, तुम उसे दुख पहुंचाओगे, तो वाक्य बनेगा यू विल हर्ट हर, तुम उसे दुख पहुंचाओगे। अब अगर इसको शॉर्ट में बोलना है तो हो जाएगा यू विल हर्ट हर, यू विल हर्ट हर, यू विल
यू विल ऐसा लगता है जैसे इल बोला है धीरे से, और उसका मतलब हो जाता है फ्यूचर टेंस, यानी गागी के, चोट पहुंचाना, दुख पहुंचाना, हर्ट। यू विल हर्ट हर, तुम उसे चोट पहुंचाओगे। अब मजेदार बात यह है कि चूंकि ये सहायक क्रियाएं हैं, इसलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हम इन्हीं की सहायता से बनाते हैं। जैसे हमारा वाक्य है, I'll buy tickets tomorrow, मैं कल टिकट्स खरीदूंगा। इसका नेगेटिव होगा I will not buy tickets tomorrow, तुम कल टिकट नहीं खरीदोगे। You will not buy tickets tomorrow, तुम उसे दुख नहीं पहुंचाओगे। You will not hurt her, यानी बहुत आसानी से आपने नॉट लगा दिया और वाक्य निगेटिव बन गया। पर यहां भी एक पेंच है, यहां भी एक कॉम्प्लेक्स चीज है, यहां भी एक सीखने लायक बात है। वो ये कि अगर अफर्मेटिव का भी एक शॉर्ट एंड वर्जन है, एक लघु रूप है एपोस्ट्रोफी डबल एल, तो नेगेटिव सोचता है कि मेरा भी तो एक छोटा रूप होना चाहिए, तो इसलिए विल नॉट भी आमतौर पर नहीं बोला जाता। लोग बोलते हैं वोंट, आप मेरे उच्चारण पर ध्यान दीजिए, वोंट, WON एपोस्ट्रोफी T, ये हो गया वोंट, जो कि विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। लोग सोचते हैं कि विल नॉट में तो WI है, वोंट में WO है, ये O कहां से आया? और इस प्रश्न का उत्तर मैंने भी बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर कहते हैं ना, भाषा में परंपरा सबसे महत्वपूर्ण होती है और परंपरा को सलाम करना पड़ता है। ढूंढने पर भी इसका आंसर ना मिले तब भी हमें परंपरा का पालन करना पड़ेगा। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मैं कल टिकट नहीं खरीदूंगा, तो वाक्य बनेगा I won't buy tickets tomorrow. You won't buy tickets tomorrow. You won't hurt her. तुम उसे पीड़ा नहीं पहुंचाओगे। अब इन वाक्यों को अगर हम नेगेटिव की बजाय इंटरोगेटिव बनाना चाहें, तो नियम वही है, विल को आगे ले आओ, प्रश्न बन जाएगा। I'll buy tickets tomorrow का एक्चुअल अर्थ है I will buy, विल को आगे ले गए, प्रश्न बना Will I buy tickets tomorrow? क्या मैं कल टिकट्स खरीदूंगा? Will you buy tickets tomorrow? क्या आप कल टिकट्स खरीदेंगे? Will you hurt her? क्या आप उसे चोट पहुंचाएंगे? क्या आप उसे तकलीफ देंगे? मैंने कहा कि वह मेरी आज्ञा मानेगा, He'll obey me. He will, he'll obey me. नेगेटिव है he won't obey me, वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। इंट्रोगेटिव होगा will he obey me? क्या वो मेरी आज्ञा मानेगा? अगर मुझे निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि जो ना भी हो और प्रश्न भी पूछे, तो होगा won't he obey me? won't he obey me? क्या वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा? यानी won't, will और not का जो छोटा रूप है won't, उस पूरे के पूरे won't को हम आगे ले आए और वाक्य बना won't he obey me? क्या वो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं will he not obey me? ये भी चलता है। यानी जब आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को जोड़ करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो दो तरह से बना सकते हैं। पहला won't he obey me और दूसरा will he not obey me, और दोनों सही होंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा will और shall का एक मोटा अध्ययन, जिसमें हम समझ पाए कि will और shall दोनों क्रियाएं फ्यूचर की द्योतक है, फ्यूचर की प्रतीक है, और इनको लगाए बगैर हम फ्यूचर का वाक्य नहीं बना सकते। मजेदार बात है, शेल का प्रयोग धीरे धीरे कम होते होते खत्म सा हो गया है, इसलिए हमने शेल को एक रिजर्व कैटेगरी में रख दिया और इसका उपयोग हम केवल प्रस्ताव करने के लिए करते हैं। जब हम कहते हैं ऐसा कर लें क्या, ये काम हो जाएगा, कर लें तो ठीक रहेगा क्या, ऐसा किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज विल का इस्तेमाल करते हैं। अब शॉर्ट फॉर्म है एपोस्ट्रोफी डबल एल, जो कि विल और शेल दोनों के बीच की रेखा ही मिटा देता है। फ्यूचर का प्रतीक है एपोस्ट्रोफी डबल एल, और इसका ही प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है।
नेगेटिव सेंटेंसेस में हम वोंट का प्रयोग करते हैं, WON''T। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है जो मैं आपको बता चुका हूं, विल नॉट से भी बनता है और वोंट से भी बनता है। एक नजर हम डालते हैं वुड पर। ये वुड जो है ये भी फ्यूचर ही बताता है, पर ये फ्यूचर बताता है पास्ट टेंस में, इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि विल और विल का जो पास्ट टेंस फॉर्म है वो वुड है। एक पास्ट टेंस में जब हमें फ्यूचर की बात करनी हो तो शेल और विल ना लगा करके हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने सोचा कि वो बहुत जल्दी मर जाएगा। उसने सोचा, ये बात पास्ट टेंस की है, इसलिए वाक्य बना ही थॉट दैट। क्या सोचा? कि वो मर जाएगा जल्दी ही। ही विल डाई सून ना बोलकर हम कहेंगे ही वुड डाई सून, क्योंकि पहले क्या था? ही थॉट दैट। ही थॉट दैट ही वुड डाई सून। उसने सोचा कि वो जल्दी ही मर जाएगा। वाक्य बोलने में कुछ इस तरह से होगा, ही थॉट दैट ही वुड डाई सून। ही फेल्ट दैट ही वुड रीच देयर। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो वहां पहुंच जाएगा। वो पहुंचा या नहीं पहुंचा ये अलग बात है, पर उसको लगा ऐसा, तो उसे लगा या उसने ऐसा महसूस किया या उसने ऐसा सोचा। इन जुमलों से हमें लगता है कि बात पास्ट टेंस की हो रही है। तो या ही डिसाइडेड दैट, उसने तय किया कि ही वुडंट हेल्प अस, उसने तय किया कि वो हमारी मदद नहीं करेगा। तो वुड का प्रयोग पास्ट टेंस में विल के स्थान पर होता है, और पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करने के लिए, सुनने में बड़ी अटपटी बात लगती है, पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करने के लिए हम विल शेल का नहीं वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और क्रियाओं के बारे में जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद।